हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिमरन। तो आज हम पार्ट 2 के साथ वापस आ गए हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के। तो अगर आपको याद हो तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप करा था। तो आज हमारा जो लास्ट बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। तो सोर्स ऑफ जनरेशन क्या है? सोर्स ऑफ जनरेशन एक होती है इंटरनल सोर्स और एक होती है एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स क्या होती है? इंटरनल सोर्स वही हो गई रिटेन्ड अर्निंग, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिटेन्ड अर्निंग के बारे में। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग इज समथिंग जो आपने प्रॉफिट अर्न करा है अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में और आप उस प्रॉफिट को अब यूज करने वाले हो अपने इस फाइनेंशियल ईयर में फॉर इन्वेस्टिंग इट, मतलब अपनी कंपनी में लगाने के लिए या अपने बिजनेस में लगाने के लिए आप उस पैसे को यूज करने वाले हो फॉर जनरेटिंग मोर इनकम। तो रिटेन्ड अर्निंग जब हम करते हैं ना, तो रिटेन्ड अर्निंग हम करते ही इसलिए है क्योंकि हमें और इनकम जनरेट करनी है, हमें और इनकम लेकर आनी है। वो इनकम जैसे भी लाए मगर वो इनकम हमें लेकर आनी है। तो रिटेन्ड अर्निंग का ये रोल होता है। और इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो ऑनर्स लगाते हैं। तो ऑनर्स अपना पैसा खुद अपने बिजनेस के ऊपर लगाते हैं, तो वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये इंटरनल सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज क्यों? क्योंकि ये हमारे खुद के बिजनेस की सोर्सेज हैं। ये जो बिजनेस ओनर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती ना माइंड में वो पैसा इन्वेस्ट करते वक्त कि ये पैसा हमें वापस लाना है या देना है बाहर। जब हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है दैट वी हैव टू गिव दिस अमाउंट टू समवन इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एक प्रेशर आ जाता है। लेकिन जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग लगाते हैं तो उसका हमें इतना प्रेशर नहीं होता बिकॉज इट्स आवर मनी। हम अपना ही पैसा अपने ही बिजनेस पे लगा रहे हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो रिटेन्ड अर्निंग में भी यही होता है। और इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग को आप एक तरह से प्रॉफिट ले सकते हो अपना जो आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में कमाया था। इक्विटी शेयर कैपिटल वो हो गया जो ऑनर्स अपना ही पैसा अपने ही बिजनेस में लगा रहे हैं। तो दैट ऑल आर योर इंटरनल सोर्सेज। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। अगर हम नाम पे जाएं तो नाम से ही काम का पता चल जाता है। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? एक्सटर्नल सोर्स इज समथिंग कि हम बाहर से जब पैसा पिक कर रहे हैं, हम बाहर से जब पैसा ले रहे हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या होती है? एक्सटर्नल सोर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं। जैसे देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो बिजनेसेस को ऑन द इंटरेस्ट पैसा देते हैं। तो एक लीगल टर्म्स के अंदर वो बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, और वो पैसा बिजनेस यूज करता है अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो लोन फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स, अब ना हमने बहुत सारे ना अलग अलग नाम अभी तक आप पढ़ चुके होंगे। दैट इज पब्लिक डिपॉजिट, दैट इज लीज फाइनेंसिंग, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स। अभी बस आपने इनके नाम पढ़े। अब आगे इनके काम के बारे में भी पता करने वाले हैं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दीज ऑल आर एक्सटर्नल सोर्सेज। ये बाहर से पैसा जनरेट करना या बाहर से पैसा उधार लेना का एक वे है जो कंपनी करती है। यार एक्सटर्नल सोर्स से पैसा पिक करने के लिए ना कंपनी की गुडविल, कंपनी की कैपिटल, कंपनी का प्रॉफिट, ये सब कुछ भी अच्छा होना चाहिए। कंपनी की एक इमेज होनी चाहिए कि तभी यार अगर आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक लोन तभी देगा, वो आपको लोन तभी प्रोवाइड करेगा जब आपकी कंपनी उनको वो पैसा वापस करने के लायक होगी। अगर आपकी कंपनी उनको पैसा वापस नहीं कर सकती है तो अगर देखो आपकी कंपनी की पीछे ऐसी रेपुटेशन होनी चाहिए कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से अमाउंट पिक कर सके, उनसे हम पैसा उधार पे ले सके, उनसे हम पैसा इन्वेस्ट करवा सके अपने बिजनेस के ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट से हम फायदा उठा सके। तो इफ these people will only invest in us जब हमारे पास एक अच्छी रेपुटेशन होगी अपने बिजनेस या कंपनी के बारे में, या हमारी अच्छी प्रॉफिट्स होंगे, हमारे अच्छी रिटेन्ड अर्निंग होगी, या हमारा इतना अच्छा हम अमाउंट जनरेट कर रहे होंगे कि दे वुड बी एश्योर्ड कि हमें वो पैसा मिलेगा। बट हाँ, देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑल्सो। हमें ये हर जगह से पैसा पिक करने के लिए हमें अपनी फिक्स कैपिटल उनके पास एज अ कोलेटरल रखनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि यार अगर बैंक हमें लोन दे रहा है
तो बैंक अगर हमें XYZ अमाउंट का लोन दे रहा है तो उनको उस XYZ अमाउंट को वापस भी तो लाना है ना। वो अगर सिर्फ इसी बेस पे रह जाए यार कंपनी अच्छी है पैसा वापस कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास एक प्रॉपर एक एसेट होना चाहिए कि अगर हमारी कंपनी कल को उनको पे नहीं कर पाती है तो वो उस एसेट के थ्रू, जो उनके पास हमारी कंपनी का एसेट है, उसके थ्रू वो अपना जो अमाउंट उन्होंने हमें दिया है वो उसको कवर अप कर सके, उसको वही दोबारा उसको लेके आ पाए। ऐसा ना हो कि बैंक का पैसा खराब हो जाए हमारी कंपनी के ऊपर, जो ऐसा कभी नहीं हो सकता। दैट इज वाई बैंक हमारी फिक्स एसेट्स को एज अ कोलेटरल रखता है। हो गया। तो अब मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पिक करी हैं, जिसमें से 5 टर्म्स हैं: पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज एग्रीमेंट, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हम इन 5 टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो बार बार यूज हो रही है और उनको पता करते हैं कि वो होती क्या है। तो when we talk about public deposit ना कंपनी का एक तरीका होता है पब्लिक से पैसा जनरेट करने का, और अपने बिजनेस में यूज करने का फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड अ मीडियम टर्म यूज। तो शॉर्ट टर्म यूजेस वही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और मीडियम टर्म यूजेस जो आप फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट, मतलब यहाँ फॉर अ स्मॉल फिक्स रिक्वायरमेंट, नहीं बहुत ज्यादा फिक्स रिक्वायरमेंट के लिए आप इनको यूज नहीं कर सकते हो। तो पब्लिक डिपॉजिट्स में पब्लिक से जनरेट हुआ होता है ये पैसा, और पब्लिक को आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है, रेगुलरली पेमेंट करनी होती है, और ये वो पैसा होता है जो हम कंपनी को वापस करना ही होता है पब्लिक को एट एनी कॉस्ट। तो ये अमाउंट वापस जाता है पब्लिक को। तो पब्लिक डिपॉजिट है क्या? पब्लिक डिपॉजिट इज द अमाउंट, और पब्लिक डिपॉजिट इज द डिपॉजिट जो हम पब्लिक से जनरेट करते हैं, नॉर्मल लोगों से जनरेट करते हैं, उन लोगों से जो लोग हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, जिनको हमारी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है कि दैट वी कैन पे ऑफ देयर अमाउंट्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। अब हम बात करते हैं लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाली चीज हो गई है आजकल। लीज एग्रीमेंट क्या होता है ना, इफ आई हैव अ एसेट बट दैट एसेट इज नॉट ऑफ माई यूज फॉर नाउ, अब मेरे पास कोई एसेट है और वो एसेट मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ, तो वो एसेट मैं किसी को एक एग्रीमेंट बनाकर दे देती हूँ यूज करने के लिए, और उससे वो अमाउंट, कुछ अमाउंट मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को, एक कंपनी को अपना लैंड दिया है, और उस वो लैंड पे एक फैक्ट्री बना लिया उन्होंने, या कोई ऑफिस बना लिया उस लैंड पे। एक एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ है, मेरे और उस कंपनी के बीच में, कि मैं उनको अपना लैंड दे रही हूँ और वो उस लैंड को वो यूज कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उससे पहले वो मुझे कुछ पैसा देंगे, और वो पैसा मैं उनको बाद में वापस भी करूंगी और उनको यूज करने के लिए अपना लैंड दूंगी। तो मेरी अगर कोई जरूरत है, अगर मुझे अभी पैसा चाहिए और मेरे पास लैंड है, मैं लैंड बेचना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी पैसा चाहती हूँ कि मुझे उसके ऊपर 10 लाख 12 लाख मिले, तो मैं कंपनी को वो लैंड दे देती हूँ लीज पर्पस के लिए, कि वो लैंड वो यूज करे, उसका टेक केयर करे, और बाद में मैं उनको वो पैसा वापस कर दूंगी। एक हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के बीच में कि कितने टाइम का वो एग्रीमेंट चाहते हैं, और फिर वो एग्रीमेंट रिन्यू भी हो सकता है और वहीं पे खत्म भी हो सकता है अपने स्पैन पीरियड के बाद। तो वो होता है लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट दोनों को फायदा देता है, कंपनी को भी और लैंड होल्डर को भी, क्योंकि लैंड होल्डर को वो अमाउंट मिल जाता है जो उसको चाहिए, और कंपनी को कुछ टाइम के लिए, जब वो नहीं चाहती कि वो इतना भी अमाउंट एक लैंड को खरीदने पे लगाए, तो उसको वो बेनिफिट मिल जाता है उस लैंड को यूज करने का। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं ना, कि अगर मैं किसी से कोई चीज ले रही हूँ या किसी से कुछ पैसा ले रही हूँ और उनको मैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 1 ईयर का स्पैन होता है इसका, ये हमारी वो होती है 1 ईयर वाली चीज, मतलब करंट एसेट या करंट लायबिलिटी आप कह लो। अगर आप उधार ले रहे हो तो करंट लायबिलिटी हुई। तो ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम पैसा लेते हैं फॉर 1 ईयर और लेस देन अ ईयर, और उससे अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स आजकल बहुत यूज कर रही है कंपनी, इनको क्यों कर रही है? अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। कमर्शियल पेपर इंडिया में 1990 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, 1990 से बाद कमर्शियल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कमर्शियल पेपर्स क्या होता है? कमर्शियल पेपर्स हम ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स बैंक से पैसा लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेते हैं, और वो पैसा हम लोग जो बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं, वो हम अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए
कवर अप करते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए यूज करते हैं। तो कमर्शियल पेपर्स का ये काम होता है। कमर्शियल पेपर्स भी इजी टू एक्सेसिबल है, इजी टू यूज है, इजी टू फॉर्म है। तो कमर्शियल पेपर्स का भी यही काम होता है। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। देयर मैनी थिंग्स, देयर डिवेंचर, देयर इक्विटी शेयर्स, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैंने पिक करा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर जैसे इक्विटी शेयर ओनर्स होते हैं ना, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर ऑनर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को ना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है इक्विटी शेयर्स के ऊपर। दो बेनिफिट है उनको। एक तो प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स डिविडेंड मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो। कंपनी क्या करती है, जब प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू मनी लेंड करती है ना, या मनी लेती है ना, सॉरी, तो वो उसको एज अ प्रॉमिस लेके ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये होता है कि हम आपको इतना अमाउंट एज अ डिविडेंड वापस करेंगे ही करेंगे, आपको ये अमाउंट दिया जाएगा ही। तो प्रेफरेंस शेयर को फायदा है, दे आर गेटिंग फिक्स्ड इनकम, उनको एक फिक्स्ड इनकम मिलती जा रही है थ्रू देयर प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। और जब अगर कंपनी कभी लिक्विडेट होती है, जब कंपनी डिसॉल्व होती है, लिक्विडेट होती है, तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने उस पर पैसा लगाया होता है ना कंपनी में, तो वो पैसा उनको वापस मिलता ही मिलता है। वो कैपिटल उनको कंपनी रिटर्न करती ही करती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैव बेनिफिट्स ऑफ दैट, कि उनको अपने जब कंपनी अपने ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह को पैसे देने के बाद, सारे एक्सपेंस कंप्लीट करने के बाद, उनको प्रेफरेंस शेयर्स को भी पैसा देना ही पड़ता है। बट इक्विटी शेयर्स के उसमें बेनिफिट नहीं है। इक्विटी शेयर्स लॉस है तो लॉस ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसके बारे में हमने आज बात करी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 3 ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की और आगे के चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।